हेलो यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को फॉरेन ट्रेड का ही थर्ड चैप्टर करवाऊंगी। फोर्थ में आपको करवा चुकी हूँ और उसके बाद जो आगे कंटिन्यू है बाकी कोई और टीचर करेंगे। और मेरी जो जिम्मेवारी थी वो थी थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो था वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आप लोगों को कराऊं, और वो मैं आपका आज और कल 2-3 दिन के अंदर फिनिश हो जाएगा तो करा दूंगी। अब आपका थर्ड चैप्टर जो है वो फॉरेन मार्केटिंग सिलेक्शन एंड एंट्रिंग मोड है। जैसे एक नई कंपनी होती है, वो नया प्रोडक्ट बनाती है और वो अपनी एक नॉर्मल लोकल मार्केट में कैसे एंट्री करती है, उसी तरीके से एक फॉरेन मार्केट में एक बिज़नेस को एस्टैब्लिश करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है और वो कैसे एंट्री करेगी कंपनी फॉरेन मार्केट में, या आप बिज़नेस करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहती है और उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आज हम इसके अंदर करेंगे। तो कहता है एक जो बिज़नेस होता है या बिज़नेसमैन होता है, जब वो फ़ॉरेन की तरफ झांक कर देखता है कि मुझे फ़ॉरेन में एंट्री करनी है, तो वो किन किन चीज़ों को ध्यान में देखता है। वो ये देखता है कि कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं और जिस कंट्री में वो चाहता है क्या वो कंट्री उसको एंट्री दे रही है, वहाँ पर रिस्क फैक्टर कितना है, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वहाँ की स्ट्रेटजीज़ कैसी हैं, कॉम्पिटिशन कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, इकोनॉमिक सोर्सेज क्या हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसका इन्वेस्टमेंट सोर्सेज होंगे वो उनका रूट्स क्या रहेगा, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, वो किस तरह से किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम 1 बाय 1 इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम इसके अंदर करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ द एंट्री मोड। सबसे पहले तो फैक्टर कौन से इफ़ेक्ट करते हैं जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंट्री करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है कॉरपोरेट ऑब्जेक्ट्स। कॉरपोरेट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि जो कंट्री आप दूसरे देश में एंट्री करना चाहती है उसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को वो ध्यान में रखते हुए ही एंट्री करनी चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कि वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी दूसरे देश में बेचना चाहती है, या उसको जो रॉ मटेरियल है वो लेस प्राइसेस पर वहाँ से मिल सकता है, या उसको जो श्रमिक हैं, लेबर है, वो इजीली मिल सकती है। उन सभी चीज़ों को उसने ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा आता है अवेलेबिलिटीज ऑफ द रिसोर्स विद द पेरेंट्स कंट्री। कंपनी जो उसकी पेरेंट कंट्री होती है उसके पास अवेलेबल कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, उन चीज़ों को भी इसमें ध्यान दिया जाता है। उस चीज़ों पर भी ध्यान देकर ही वो वहाँ पर एंट्री करती है। और तीसरा होता है इन्वायरमेंट फैक्टर्स इन द होस्ट नेशन। होस्ट नेशन जो होता है, जहाँ पर मेजबान जिस देश में हमने अपना प्रोडक्ट बेचना है, उस होस्ट नेशन का हमने इन्वायरमेंट भी स्टडी करना होता है कि उसका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जो उसका कल्चरल इन्वायरमेंट है, वो सारे कौन कौन से इन्वायरमेंट हैं जो उसको प्रॉपरली इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा आपका कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगी, मीन कितनी कॉस्ट आती है और उसके बाद किस कॉस्ट पर आप माल को बेचना चाहते हैं और दूसरा कंट्री उस कॉस्ट पर उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द होस्ट नेशन, जो आपका होस्ट नेशन होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको चेक करना होता है। जैसे उसकी सड़कें कैसी हैं, रेल के साधन कैसे हैं, उसके समुद्र का रास्ता कैसे है, उसके डक्स वगैरह कैसे हैं, बंदरगाहें कैसी हैं, ठीक है, वेयर हाउसिंग कैसी है, मार्केटिंग कैसी है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके अलावा लेवल ऑफ रिस्क, जब आप दूसरे देश में एंट्री करते हैं तो रिस्क फैक्टर अपने आप से क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और उस इंक्रीज़ फैक्टर को आपने स्टडी करना है कि वो इंक्रीज़ फैक्टर कितना है और उस इंक्रीज रिस्क के साथ साथ कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है। उन चीज़ों का आपको फैक्टर पहले से ही डिसाइडेड करने होते हैं और एक प्रॉपर एस्टिमेशन आपको लेना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मोड मेथड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री के कौन कौन से मोड्स हैं और मेथड हैं, उसमें आपके बेसिकली 3 मोड चलते हैं। पहला आता है ट्रेड मोड, दूसरा आता है कंस्ट्रक्चुअल मोड, तीसरा आता है आपका इन्वेस्टमेंट मोड। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रेड मोड। ट्रेड मोड कौन सा होता है? ट्रेड मोड का मतलब है, पहला मोड है डायरेक्ट और दूसरा है काउंटर ट्रेड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड कौन सा होता है? एक होता है डायरेक्ट करना और एक होता है इनडायरेक्ट करना। डायरेक्ट कैसे होता है? डायरेक्ट होता है कि ए कंट्री है और वो बी कंट्री में अपना माल बेच रही, इसे बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ए कंपनी जो है किसी बी को अपना माल बेचेगी कंट्री को, लेकिन वो यूज़ ना करके उसको सी कंट्री में सप्लाई करेंगे। तो ए जो है वो सी से अगर करती है तो वो डायरेक्ट है, लेकिन अगर ए जो बी के थ्रू सी के पास आती है तो वो इनडायरेक्ट है,
ठीक है। उसके बाद काउंटर ट्रेड क्या होता है? काउंटर ट्रेड का मतलब है कि दो जो कंट्रीज़ होती हैं जिसमें से एक जो कंट्री होती है वो दूसरे की शर्तों पर आयात करती है और दूसरा देश भी पहले देश के बराबर उसका आयात करता है। मीन जैसे काउंटर क्या क्या होता है, जैसे मान लो ए और बी कंट्री हैं, तो ए जो है वो एक्सपोर्ट करती है बी की कंडीशन पर, और बी की कंडीशंस के बेसिस का मतलब है कि जितनी चीज़ वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे उतनी उसको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। चीज़ कोई और भी हो सकती है लेकिन मात्रा का मतलब उतनी क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी। मीन काउंटर एक एग्रीमेंट बन जाता है जिसके अंदर एक देश जो है दूसरे की शर्तों पर एक्सपोर्ट करता है और जो एक्सपोर्ट करता है उतनी ही मात्रा में चीज़ें उसको वहाँ से उस कंट्री से इंपोर्ट करनी होती हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड क्या होता है? काउंटर ट्रेड में आता है आपका बार्टर ट्रेड, फिर दूसरा आता है काउंटर परचेज, तीसरा आता है स्विच ट्रेड। तो देखो बार्टर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? इसके अलावा एक क्लियरिंग एग्रीमेंट भी होता है, वो आगे होगा आपका। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें पैसे का नहीं होता, इसमें मुद्रा नहीं होती, रुपीज़ नहीं होते, एक्सचेंज नहीं होते, करेंसी नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिर्फ आपको बार्टर सिस्टम में चीज़ें एक दूसरे के साथ देनी होती है, ठीक है। इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे ए कंट्री ने राइस दे दिया बी कंट्री को, बी ने उसको वीट दे दिया बदले में, ठीक है। तो मीन चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, ना कि करेंसी। दूसरा होता है काउंटर परचेज, जिसमें कि मीन जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है कि जो देश अपना मतलब प्रोडक्ट बेचेगी वही उसको, मान लो जैसे एक अमेरिका कंपनी है, वो अपना माल इंडिया में बेचना चाहती है, तो भारत को भी इंडिया को भी क्या करना पड़ेगा? अमेरिका डॉलर के रूप में उसका भुगतान करना पड़ेगा। मीन इंडियन करेंसी की बजाय अमेरिकन करेंसी में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मीन उसको कहने का मतलब है जैसे ए और बी है, तो ए इसको बी को माल बेच रही है, तो बी जो है वो अपनी करेंसी में पेमेंट ना करके ए को ए की करेंसी में पेमेंट करेगा, उसको बोलते हैं काउंटर परचेज। उसके बाद थर्ड आता है आपका स्विच ट्रेडिंग के अंदर क्या आता है? इसमें उसी तरीके से आता है इनडायरेक्ट ट्रेड की तरह कि ए बी से बिजनेस करना चाहता है, लेकिन ए क्या करेगा कि ए जो है वो बी को माल डायरेक्ट ना बेचकर इनडायरेक्ट फॉर्म में जब माल बेचता है तो उसको बोलते हैं स्विच ट्रेडिंग, ठीक है। बीच में मतलब तीसरा पर्सन आ जाता है, थर्ड पार्टी आ जाती है। जो थर्ड पार्टी होती है वो क्या करती है? उस माल को आगे बेच देती है। उसके अलावा लास्ट आपका आता है क्लियरिंग एग्रीमेंट। क्लियरिंग एग्रीमेंट क्या होता है कि जो लेन देन होता है, एक अकाउंट खोल दिया जाता है, उस अकाउंट के थ्रू किया जाता है। जैसे जिस कंट्री में आप निर्यात या आयात या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं, उस कंट्री में आपका एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है, उस अकाउंट के थ्रू पेमेंट उसको की जाती है, उसको बोलते हैं क्लियरिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आप आता है कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड में क्या होता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम एंट्री करते हैं तो उसमें आपके 3 पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से? एक आता है लाइसेंस, फ्रेंचाइजेस जिसे बोला जाता है, दूसरा आपका आता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, और तीसरा आपका आता है ट्रंकी प्रोजेक्ट्स। बहुत सिंपल है। लाइसेंस क्या होता है? जैसे ए कंट्री बी में एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसको लाइसेंस दे दिया जाता है कि आप इस लाइसेंस के थ्रू, उस लाइसेंस की कॉस्ट चार्ज कर लेती है और उस लाइसेंस के थ्रू जो है ए कंट्री अपना माल जो है वो बी कंट्री में सेल कर सकता है। फ्रेंचाइजेस में क्या होता है कि ए कंपनी जो है अपने माल की दुकानें वहाँ खोल सकती है, फ्रेंचाइजेस खोल सकती है, उसमें नाम इंडियन कंट्री का ही होगा लेकिन वो वहाँ पर अपने हिसाब से माल को बेचती है और उसके बदले में फ्रेंचाइजेस लेने के बदले में कुछ कमीशंस या जो भी उसका एग्रीमेंट की कॉस्ट होती है, वो एग्रीमेंट की कॉस्ट जो कंट्री में हम अपना सेल करते हैं वो कंट्री उसको चार्ज कर लेती है। दूसरा आता है इसमें मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है कि आपस में दो कंट्रीज़ जो हैं आपस में एक इस तरह का एग्रीमेंट कर लेती हैं, ठीक है, इस तरह का एजेंसीज बना लेती हैं, मैनेजमेंट एजेंसी स्थापित कर लेती हैं जिससे कि वो उसमें इन्वेस्ट करती रहें और उसी के बेसिस पर जो है जानकारी प्राप्त कर कर उसी के बेसिस पर अपने माल को बेचती रहें। इसके बदले में वो क्या करती हैं कि उनसे कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो उससे लेती रहती हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ले लेती हैं या कुछ जो फाइनलाइज अमाउंट होती है, कुछ कंसोलिडेटेड जो अमाउंट होती है वो उससे चार्ज करती रहती हैं। टर्नकी प्रोजेक्ट्स में क्या आता है? प्रोजेक्ट्स में जो लाइसेंसर्स मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ब्रिज वगैरह बनाने में या कुछ
मतलब बड़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, इस तरह के जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आप इंडियन, जैसे मान लो फ़ॉरेन में कोई प्रोजेक्ट आया है तो इंडिया का कोई लेना चाहते हैं तो इंडियन को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस लाइसेंस की कॉस्ट देनी पड़ेगी और वहाँ जाकर वो उस ब्रिज को बना पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइसेंसर होता है वो आपका वो इंडिया कंट्री हो जाएगी और लाइसेंसी जो है वो फॉरेन कंट्री हो जाएगी और फॉरेन में प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो होता है वो स्पेसिफिकली जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं वो कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं, या कोई आर्किटेक्ट है जिसमें तो स्पेसिफिकली स्किल से रिलेटेड होता है, स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है, उस तरह के केसेस में आपका टर्नकी प्रोजेक्ट जो है वो काम करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट मोड में क्या करेंगे, वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट मोड कौन कौन से होते हैं फ़ॉरेन में आपका, जब आप फ़ॉरेन में करते हैं तो उसमें फ़ॉरेन एक तो FDI, ठीक है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप सभी को पता है इसका क्या होती है, बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पर भारत जैसे मान लो कंपनी है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है अपने पैसे को वहाँ की कंपनी के अंदर, और उस कंपनी में जितने भी पैसे लगाए जाते हैं उसका प्रॉफिट या उसका एक परसेंटेज जो होता है वो उसको मिलता रहता है। ठीक है, उसके बाद मर्जर एक्विजिशन आप लोगों के सिलेबस में ही है। मर्जर एक्विजिशन क्या होता है, जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं तो उसको बड़ी कंपनी बना लेती हैं, और एक्विजिशन होता है जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को अपने अंदर मिला लेती है तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन। इस तरह से आपका पैसा जो है एंट्री मोड हो जाता है, जैसे फॉरेन की कोई कंट्री इंडिया की किसी कंट्री को एक्वायर कर लेती है, अमलगमेट कर लेती है, या इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी मिलकर कोई नई कंपनी एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मर्जर। तीसरा आता है स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है, कोई भी ऐसा जो कि नई न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, किसी भी नए एम्प्लॉय से रिलेटेड है, या कोई कॉमन कस्टमर सर्विस सेंटर से रिलेटेड है, तो इस तरह की सर्विसेज जो देते हैं जो स्ट्रेटेजिक अलायंस से रिलेटेड होती हैं, जिसमें कि आपकी बेसिकली जो होती हैं ऑनरशिप वगैरह से रिलेटेड होती हैं, तो वहाँ पर आप जाकर अपनी कंपनीज अगर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उससे पहले आप जाकर वहाँ पर एक फ्रेंचाइजीज लेकर या एक प्रॉपर शॉप लेकर वहाँ पर जाकर आप किसी होटल में अपने कर्मचारियों को, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आप ट्रेन कर सकते हैं, और दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट्स होता है उसके बेसिस पर आप वहाँ पर जाकर अपना प्रॉपर बिजनेस कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक। इसके बाद कंटिन्यू हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ ट्रेड मोड एंड इन्वेस्टमेंट मोड।